हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग। आ जाओ भाई सभी लोग। आ जाओ आ जाओ। क्या हाल चाल है भाई सभी के। हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग। हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में। और आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में ऑब्वियसली व्यस्त होंगे। होना भी चाहिए क्योंकि हमें जाना है अब की बार 700 पार। मैं एकदम बढ़िया, एकदम फैंटास्टिक। तो हमने बेटा लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए थे, कुछ कॉन्सेप्ट्स समझे थे। चश्मा लगा तो रखा है बेटा। चलो आओ शुरू करते हैं। तो हम पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट। क्या पढ़ना आपने को? डाइपोल मोमेंट। आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है डाइपोल मोमेंट उसको समझेंगे, और फिर मेनली यहां से क्वेश्चन कैसा आएगा उसकी बात करेंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले तो डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन लिखेंगे। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सभी लोग आ जाओ, फटाफट आ जाओ, शुरू करें। चलिए भाई शुरू करते हैं। व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? इट इज द मेजर ऑफ पोलैरिटी इन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जो पोलैरिटी होती है उसे मेजर करने के ये काम आता है, ठीक है। किसी भी मॉलिक्यूल में पोलैरिटी जो है उसको मेजर करने के काम आता है कौन? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसा करो, पहले कुछ पॉइंट्स लिख लो, फिर उसके बाद आपको और अच्छा सा डिटेल में समझाते हैं इसको, ठीक है। पहले फटाफट फटाफट पॉइंट लिख लेते हैं इसके। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? म्यू, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। फिर उसके बाद इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, ठीक है। इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। अगर हम बात करें इसके मैग्नीट्यूड की, तो इसे कैलकुलेट किया जाता है Q इंटू डी से। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू डी। म्यू इज इक्वल्स टू Q इंटू डी। ये म्यू तो है अपना डाइपोल मोमेंट। Q क्या होता है? Q होता है बेटा चार्ज फ्रैक्शन, और D क्या है यहां पर? D है बेटा डिस्टेंस। डिस्टेंस काय का? चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक मॉलिक्यूल है, इस पर कुछ ना कुछ चार्जेस डेवलप्ड हैं, तो ये जितने चार्ज डेवलप्ड है वो है Q, और इन चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो है D। अब ये जो इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है, इसे इसे
क्या हम बॉन्ड लेंथ बोल सकते हैं? क्या हम बॉन्ड लेंथ बोल सकते हैं? भाई ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि दो बॉन्डेड एटम के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ बोलते हैं क्या? तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या इसको? डिस्टेंस, ये डी जो है ये क्या है? बॉन्ड लेंथ है। ठीक है, ये क्या है? बॉन्ड लेंथ। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, अबे डिस्प्लेसमेंट, बेवकूफ तो नहीं है तुम लोग? चार्ज डिस्प्लेस नहीं हो रहा है यहाँ गधों। उन चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है हम उसकी बात कर रहे हैं। उन चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है हम उसकी बात कर रहे हैं, चार्ज के डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, नालायकों। ठीक है, ये तो हो गई बात इसके मैग्नीट्यूड की। इसका डायरेक्शन कैसे बनाया जाता है? इसका डायरेक्शन हमेशा बनाया जाता है बेटा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और उसको एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से, जिसकी पूंछ ऐसे कटी हुई होती है। ठीक है, जिसकी पूंछ ऐसे कटी हुई होती है। I2+ का हाइब्रिडाइजेशन समझ नहीं आता? I2+ का समझ में नहीं आता? उसमें क्या दिक्कत है बेटा? अभी बताते, रुको, बता रखा है वैसे भी 2-3 बार। तो देखो, यहां पर इस पर पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिव है, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो है, मैग्नीट्यूड तो ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे Q इंटू डी से, और इसका जो डायरेक्शन है वो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव, जिसमें ये साइन पॉजिटिव को और ये इसका हेड नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ डायरेक्शन होगा। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ होगा। ठीक है, ठीक है, ये इसका डायरेक्शन होगा। ठीक है, अब इसकी अगर अपन यूनिट्स की बात करें, यूनिट क्या होगी बेटा? यूनिट क्या होगी? यूनिट होती है इसकी डिबाई। यूनिट क्या होती है? डिबाई। जनरली हम डिबाई में रिप्रेजेंट करते हैं, और डिबाई के अलावा भी होती है जिनको हम कूलम मीटर या फिर ईएसयू सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। कूलम मीटर या फिर ईएसयू सेंटीमीटर में हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इनका कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए कि एक डिबाई होता है 10⁻18 ईएसयू सेंटीमीटर, और अगर कूलम मीटर में कन्वर्ट करना है तो 3.3 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर। ये कन्वर्जन अपने काम आएगा, पर क्योंकि आईओसी में कैलकुलेशंस नहीं करनी होती है, इसलिए इस पर से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम रहती है। अगर कोई कैलकुलेशन का क्वेश्चन आता है तब हमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो आईओसी में क्या है, आज तक वैसे तो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आया नहीं है, इसलिए हमें इसकी उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। कन्वर्जन कैसे किया जाता है बस आपको पता होना चाहिए। ठीक है है ना? तो ये है डाइपोल मोमेंट। अब यहां पर क्योंकि अपन केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो केमिस्ट्री में आपको मॉलिक्यूल्स की पोलैरिटी को मेजर करना है, तो उसके लिए आपकी हेल्प करेगा। अब मॉलिक्यूल में पोलैरिटी को कैसे मेजर करते हैं? हमें सभी बॉन्ड्स और लोन पेयर्स के डाइपोल मोमेंट पता होने चाहिए। तो जो बॉन्ड्स के डाइपोल मोमेंट होते हैं उन्हें बॉन्ड मोमेंट बोला जाता है। लिखो, डाइपोल मोमेंट ऑफ अ बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड मोमेंट। इसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, बॉन्ड पेयर का डाइपोल मोमेंट, और लोन पेयर के डाइपोल मोमेंट को हम क्या बोलेंगे? लोन पेयर मोमेंट। डाइपोल मोमेंट ऑफ लोन पेयर इज कॉल्ड लोन पेयर मोमेंट। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, बॉन्ड का जो डाइपोल मोमेंट है वो तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे ही,
जैसे कि अगर इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव है, तो इधर डायरेक्शन किस तरफ होगा बेटा? नेगेटिव की तरफ। किस तरफ होगा? नेगेटिव की तरफ। ठीक है। और लोन पेयर का जो डाइपोल मोमेंट है उसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? किसी भी एटम पर अगर लोन पेयर है तो लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट जो है वो हमेशा अवे फ्रॉम द एटम, यानी कि जिस डायरेक्शन में लोन पेयर सिचुएटेड है हमेशा उस तरफ बनाया जाता है। ठीक है, हमेशा उस तरफ बनाया जाता है। तो बॉन्ड पेयर का ये डाइपोल मोमेंट है, इसको म्यू बॉन्ड पेयर से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको म्यू लोन पेयर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। एक रिलेशन याद रखना है, एक रिलेशन याद रखना है कि जो बॉन्ड पेयर का डाइपोल मोमेंट है और जो लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट है, लोन पेयर के डाइपोल मोमेंट की मैग्नीट्यूड बहुत बहुत ज्यादा होती है बॉन्ड पेयर के डाइपोल मोमेंट से। लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट बहुत बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड रखता है बॉन्ड पेयर के डाइपोल मोमेंट से। इसको फटाफट से कॉपी करेंगे, इसको जल्दी से कॉपी करो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट की। लिख लिया? लिख लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखो एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट। एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट। लिखो एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट। इसकी सबसे पहली एप्लीकेशन है पोलैरिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल। स्पेशली पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। स्पेशली पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए हम इसका यूज करते हैं, क्योंकि डाइएटॉमिक के केस में तो अपन सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर ही पोलैरिटी बता देते हैं कि डेल्टा ई एन अगर जीरो है तो नॉन पोलर और डेल्टा ई एन नॉन जीरो है तो पोलर। पर अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल आ जाए, अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल आ जाए तो कैसे करना होता है, पोलैरिटी का आइडिया कैसे लगाना होता है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि भाई बताओ H2O जो है कि ये एक पोलर है या फिर नॉन पोलर है, ये कैसे आइडिया लगाएंगे अपन। तो इसके लिए आपको कोई भी अगर एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब जिसमें दो से ज्यादा एटम्स हो, ठीक है ठीक है ठीक है, जिनमें दो से ज्यादा एटम्स हो तो H2 एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसमें कैसे पता लगाया जाएगा कि ये पोलर है या नॉन पोलर है? तो पोलैरिटी किसी भी मॉलिक्यूल की अगर आपको पता लगानी है तो कुछ स्टेप्स मैं बता रहा हूं, वो स्टेप्स आप उसी सीक्वेंस में फॉलो करेंगे। अगर ये स्टेप्स आपने फॉलो कर ली तो डाइपोल मोमेंट आप कैलकुलेट कर पाएंगे और उससे आप पता लगा पाएंगे कि मॉलिक्यूल पोलर है या फिर नॉन पोलर। ठीक है ठीक है। तो H2 का तो अपने को मालूम है कि हाँ ये पोलर है, लेकिन अगर मैं आपको कोई भी मॉलिक्यूल दे दूं, कोई भी, जैसे कि मैंने आपको बोल लिया कि बताओ बेटा SnCl2 पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा, बताओ, बता दोगे आप देखते ही कि पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा। अपने पास कुछ ट्रिक्स भी है जिन ट्रिक्स की हेल्प से अपन तुरंत देखते ही पता लगा लेंगे कि मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। ठीक है। चलिए, तो कैसे पता लगाना है, तो पहले तो अपन वो स्टेप्स जानेंगे, उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, फिर जब उन स्टेप्स से हम कैलकुलेट करना सीख जाएंगे फिर उसके बाद हम ट्रिक की हेल्प से सीधे एक ही बार में पता लगाएंगे कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है और कौन सा नॉन पोलर है। चलिए, तो सबसे पहले आप क्या करना है, कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहला है बेटा कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन। कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लेना।
फिर उसके बाद करेक्ट ज्योमेट्री ड्रॉ कर लेना। करेक्ट ज्योमेट्री, अगर करेक्ट नहीं बनाई तो गलत हो जाएगा। ड्रॉ करेक्ट ज्योमेट्री। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? फिर उसके बाद आपको करना है सभी बॉन्ड्स और लोन पेयर्स के डाइपोल मोमेंट ड्रॉ करने हैं। सभी बॉन्ड्स के और लोन पेयर्स के डाइपोल मोमेंट ड्रॉ करने हैं। और फिर उसके बाद रिजल्टेंट निकालना है। उसके बाद आप रिजल्टेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट जो आएगा उसको आप बोलेंगे म्यू। रिजल्टेंट को शॉर्ट में अपन ऐसे म्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये म्यू आर जो है ना, ये हमें बताएगा कि मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर। मॉलिक्यूल पोलर है या फिर नॉन पोलर। जैसे कि जैसे कि अगर म्यू रिजल्टेंट आपका 0 आया तो मॉलिक्यूल कैसा रहेगा बेटा? नॉन पोलर। और अगर म्यू रिजल्टेंट नॉन जीरो आया, अगर म्यू रिजल्टेंट 0 आया तो नॉन पोलर, और नॉन जीरो आया तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा बेटा? पोलर हो जाएगा। ये रिजल्टेंट आपको याद रखना है। अच्छा, आपके पास अगर दो वेक्टर है और आपको रिजल्टेंट निकालना है उनका, तो क्या आपको ये फॉर्मूला पता है? अगर म्यू वन म्यू टू दो वेक्टर है आपके पास, म्यू वन म्यू टू दो वेक्टर हैं आपके पास, तो मुझे ये बताओ, क्या आप रिजल्टेंट निकाल पाओगे दो वेक्टर्स का? फॉर्मूला याद है? म्यू वन स्क्वायर, यानी कि ए और बी, अगर आपके पास दो वेक्टर है तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो अगर म्यू वन म्यू टू दो वेक्टर है हमारे पास, तो क्या उनका रिजल्टेंट ऐसे निकाल सकते हैं अपन? ठीक है, म्यू रिजल्टेंट कुछ इस प्रकार से निकाला जा सकता है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? अब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और पता लगाएंगे कि वो पोलर है या फिर नॉन पोलर है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बताना है कि भाई BeCl2 पोलर है या नॉन पोलर है। ठीक है, तो आपको दिया गया है BeCl2, आप क्या करोगे? हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे। हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो क्या आ जाएगा? sp। और sp हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से इसकी ज्योमेट्री क्या आएगी? लीनियर। तो पहला स्टेप आपने फॉलो कर लिया। दूसरा स्टेप फॉलो करने के लिए आप क्या कर लो? इसकी करेक्ट ज्योमेट्री बना लो। ये आपने इसकी करेक्ट ज्योमेट्री बना ली है। ठीक है, BeCl2 इसमें कैलकुलेशन नहीं करनी है, ये सिर्फ पता होना चाहिए आपको, कैलकुलेशन नहीं। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी आपको, सिर्फ देख के पता लगा लोगे आपकी पोलर है या फिर नॉन पोलर है। रुको तो सही, अभी देखो तो सही। देखो, आपको क्या है, आपने इसकी ज्योमेट्री बना ली। ठीक है, अब क्या करना है आपको? तीसरी स्टेप क्या है? सारे डाइपोल मोमेंट ड्रॉ करने हैं। सारे डाइपोल मोमेंट ड्रॉ करने मतलब जितने भी बॉन्ड्स और जितने भी लोन पेयर्स हैं, सबके डाइपोल मोमेंट ड्रॉ करने हैं। तो इसमें लोन पेयर तो है नहीं, सिर्फ बॉन्ड्स हैं। एक ये वाला बॉन्ड है और एक ये वाला बॉन्ड है। तो इस वाले बॉन्ड का अगर दोनों को देखें तो दोनों एक जैसी बॉन्ड है, दोनों आइडेंटिकल बॉन्ड है ना? तो जो पोलैरिटी यहां पर डेवलप होगी वही पोलैरिटी यहां पर भी डेवलप होगी। यानी कि जितना मैग्नीट्यूड इसका आएगा उतना ही मैग्नीट्यूड इसका भी आएगा। यानी कि दो अपने को इक्वल मैग्नीट्यूड वाले डाइपोल मोमेंट मिलेंगे। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, अपन इनके डाइपोल मोमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। इस वाले बॉन्ड के लिए डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किस तरफ होगा? जल्दी बताओ। इस वाले बॉन्ड के लिए डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किस तरफ होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बताओ भाई जल्दी। BeCl बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किस तरफ होगा?
हाँ, सीएल की तरफ होगा। अबे लेफ्ट क्या होता है, ऐसे बोलो ना, सीएल की तरफ। अरे तुम लोग, अबे नालायक हो तुम लोग, साइंस के स्टूडेंट हो या होम साइंस के स्टूडेंट हो, लेफ्ट राइट क्या होता है, ऐसे बोलो ना, सीएल की तरफ होगा सर, लेफ्ट तरफ होगा। हाँ, बीई टू सीएल होगा, बीई टू सीएल होगा इस तरीके से। और ऐसे इसका भी डायरेक्शन ऐसे इस तरफ होगा, बेरिलियम से क्लोरीन की तरफ। ठीक है, तो यहां पर और यहां पर हमने देखा दो वेक्टर मिले अपने को, एक म्यू वन हो गया, एक म्यू टू हो गया। ठीक है, अब इनका रिजल्टेंट निकालना है इस फॉर्मूला से, पर ये फॉर्मूला हमें यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर इनऑर्गेनिक में रहते हुए भी अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं अपन और फिर कैलकुलेशन करके आंसर निकाल रहे हैं, तो फिर वो इनऑर्गेनिक है ही नहीं, है ना। देखो सिंपल सी बात है, दो इक्वल वेक्टर है आपके पास, इनके बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री का एंगल है। 180 डिग्री पर दो इक्वल वेक्टर है, इनका रिजल्टेंट कितना आएगा, ये तो ऑलरेडी मालूम है आपको। अरे दो इक्वल वेक्टर 180 डिग्री पर, दो इक्वल वेक्टर 180 डिग्री पर क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट जीरो, मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर। रिजल्टेंट जीरो आ जाएगा और मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा बेटा, नॉन पोलर। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको, भाई आपने वेक्टर्स पढ़ा होगा फिजिक्स में, है ना। अभिषेक सर ने आपको वेक्टर्स में जब कैलकुलेशंस आ जाती हैं तो उन्होंने कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स आपको दिए होंगे। कैसे कि अगर दो इक्वल वेक्टर 180 डिग्री पर आ जाए, अगर तीन इक्वल वेक्टर हैं आपके पास, आपस में तीनों 120 डिग्री पर हैं, अगर चार इक्वल वेक्टर हैं आपके पास, चार इक्वल वेक्टर है आपके पास और सभी आपस में 90 डिग्री पर या 109 डिग्री 28 मिनट पर हैं, तो हाँ एमआर सर, अरे जिससे भी तुमने फिजिक्स पढ़ी है उन्होंने बताई होगा ना तुमको, गधों, फिजिक्स तो सब एक जैसी पढ़ाते हैं। ठीक है, तो अगर पांच इक्वल वेक्टर हैं और वो 72 डिग्री पर हैं, और वो 72 डिग्री पर हैं, तो 90 और 109 डिग्री 28 मिनट पर है, तब भी अगर चार इक्वल वेक्टर इतने पर हैं, तब भी अगर ये कंडीशन आपको देखने को मिल रही है, तो समझ जाना कि आपको इन सभी केसेस में रिजल्टेंट जीरो ही मिलेगा, रिजल्टेंट जीरो ही मिलेगा। अगर दो इक्वल वेक्टर 120 पर आ गए, रिजल्टेंट जीरो लगा देना। तीन इक्वल वेक्टर, सॉरी 180 पर आ गए, तीन इक्वल वेक्टर 120 पर आ गए, तो आप रिजल्टेंट जीरो लगा देना। चार इक्वल वेक्टर 90 पर या फिर 109 डिग्री 28 मिनट पर आ गए, रिजल्टेंट जीरो कर देना। पांच इक्वल वेक्टर आ गए अगर 72 डिग्री पर, जीरो कर देना। ठीक है, ठीक है ना। अगर नहीं पता तो इसको नोट कर लो। इसकी हेल्प से हम फटाफट फटाफट कैलकुलेट कर लेंगे, इसकी हेल्प से हम फटाफट कैलकुलेट कर लेंगे। बेरिलियम के पास कितने वेकेंट ऑर्बिटल हैं सर, BCl2 में इसके पास दो वेकेंट ऑर्बिटल हैं बेरिलियम के पास। ठीक है, अब जैसे BCl2 को पता लगाया अपन ने, वैसे ही BCl3 के लिए भी पता लगाते हैं। BCl3 के लिए पता लगाते हैं कि ये पोलर है या नॉन पोलर है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, sp2 आ जाएगा। ज्योमेट्री क्या आ जाएगी इसकी, ट्राइगोनल प्लेनर। ज्योमेट्री क्या आ जाएगी बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, अब ज्योमेट्री बना लो इसकी, कैसे बनेगा, ये रहा ट्राइगोनल प्लेनर BCl3। ठीक, अब तीन वेक्टर्स नजर आ रहे हैं आपको, तीन बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं, तो इन तीनों बॉन्ड्स के लिए बनाओगे आप, है ना। लोन पेयर तो नजर आ नहीं रहा। ठीक है, तो इसके लिए आपने बना दिया, इस तरफ बन जाएगा, बोरोन से क्लोरीन की तरफ बन जाएगा क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसके लिए इस तरफ बन जाएगा और इसके लिए ऐसे इस तरफ बन जाएगा। तो बेटा आपके पास तीन वेक्टर्स हैं, एक, दो और तीन, और इनके बीच में एंगल कितना है,
120 डिग्री का एंगल है, ये तीनों एंगल कितने हैं, 120 डिग्री के। तो अभी अभी आपको मैंने बताया था कि अगर तीन इक्वल वेक्टर 120 पर आ जाए तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा उनका, जीरो। और अगर रिजल्टेंट जीरो तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर। ठीक है, नॉन पोलर। ऐसे ही देखो, एक और एग्जांपल करते हैं, आओ। CCl4, CCl4 में बेटा हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp3। ज्योमेट्री क्या आ जाएगी इसकी, टेट्राहेड्रल। क्या ज्योमेट्री आ जाएगी, टेट्राहेड्रल। ठीक है, ज्योमेट्री इसकी क्या आ जाएगी बेटा, टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल बना लो CCl4, और फिर उसके बाद डाइपोल मोमेंट ड्रॉ कर लो। यहां पर लोन पेयर कोई नहीं है, लोन पेयर कोई नहीं है, तो सिर्फ बॉन्ड पेयर्स हैं। और बॉन्ड पेयर्स के लिए डाइपोल मोमेंट ऐसे बन जाएंगे, क्लोरीन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्लोरीन की तरफ इनका डायरेक्शन होगा। ठीक है, अब बेटा चार इक्वल वेक्टर है आपके पास, चार इक्वल वेक्टर है, और इनके बीच में एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट, चारों के बीच में आपस में एंगल कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट। चार इक्वल वेक्टर अगर 109 डिग्री 28 मिनट पर आ जाए तो इसका मतलब म्यू रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, जीरो। मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर। CCl4 कैसा आ गया बेटा, नॉन पोलर। है ना आसान। चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, ये नोट कर लिया, इसको नोट डाउन कर लिया। शशांक नहीं बेटा, जीरो लोन पेयर ऑलवेज नॉन पोलर, ये गलत फहमियां मत पाला करो तुम लोग। ये आधे अधूरे कंसेप्ट जो सीख के तुम लोग हीरो बन लेते हो ना, ऐसे मत किया करो। जीरो लोन पेयर ऑलवेज नॉन पोलर, तो लो, आ जाओ, करके बताओ जरा। CH2F2, बताना जरा, पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा, बताओ बताओ बताओ। चलो इसके लिए बताओ, अगर पोलर है तो थम्स अप कर देना, और नॉन पोलर है तो थम्स डाउन कर देना। पोलर है तो थम्स अप और नॉन पोलर है तो थम्स डाउन। चलो बताओ। क्या कह रहे हो, स्कूल में नोट्स, पोलर है, क्यों, अभी तो तुम लोग लिख रहे थे कि जीरो लोन पेयर है तो नॉन पोलर होगा। जीरो लोन पेयर है ना इसमें, तो नॉन पोलर ही होना चाहिए ना। हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, टेट्राहेड्रल है, क्या है, टेट्राहेड्रल है। अब CCl4 को, CCl4 क्या, CH2F2 को ड्रॉ कर लेते हैं, ये रहा CH2F2। ठीक है, CH2F2। अब डाइपोल मोमेंट ड्रॉ करो, डाइपोल मोमेंट ड्रॉ करो। पोलर बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, फिर वही, अरे गधों, उल्टे सीधे कंसेप्ट मत बनाया करो अपने दिमाग से, कुछ तो भी मत बोल दो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो है इसलिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है इसीलिए पोलर है, कुछ तो भी कंसेप्ट बना लेते हो अपने मन से। लो NCl3 का करके बताओ फिर। नाइट्रोजन और Cl की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, बताओ ये पोलर है कि नॉन पोलर है, इधर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी नहीं है, बताओ। कुछ तो भी कंसेप्ट मत बना लिया करो मन से। अब हाइड्रोजन 2.1 और कार्बन 2.5, इधर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है ना, अब इसका बता दो। ठीक है,
इधर देखो, इस बॉन्ड के लिए डायरेक्शन इस तरफ, इस बॉन्ड के लिए डायरेक्शन इस तरफ, और ये तो फ्लोरीन है, फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके लिए इस तरफ और इसके लिए इस तरफ। बेटा ये दोनों अगर इस डायरेक्शन में कार्बन की तरफ, तो इनका रिजल्टेंट भी ऐसे ही आएगा, इन दोनों के बीच में कार्बन की तरफ। और ये दोनों ऐसे फ्लोरीन की तरफ है, तो इनका रिजल्टेंट ऐसे आएगा फ्लोरीन की तरफ। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे और इन दोनों का रिजल्टेंट भी ऐसे, तो दोनों के रिजल्टेंट एक ही डायरेक्शन में है, तो ऐड होकर कुछ ना कुछ तो मिलेगा। मतलब म्यू रिजल्टेंट जीरो तो नहीं मिलेगा, और म्यू रिजल्टेंट जीरो नहीं मिलेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, मामला पोलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। ठीक है ठीक है। NCl3 को देख लो, NCl3, NCl3 में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और ये एक ट्राइगोनल पिरामिडल शेप का मॉलिक्यूल है ना। अब इसमें लेकिन दिक्कत क्या है कि ये बॉन्ड तो कैसे नॉन पोलर है, बॉन्ड में तो कोई डाइपोल मोमेंट होगा ही नहीं, बॉन्ड्स नॉन पोलर है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम है, पर इसमें लोन पेयर प्रेजेंट है, और लोन पेयर का खुद का डाइपोल मोमेंट होता है, और लोन पेयर का खुद का डाइपोल मोमेंट होगा, लोन पेयर का जो भी डाइपोल मोमेंट है उसकी वजह से अपने को रिजल्टेंट जीरो नहीं मिलेगा, और मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। एच की पोजीशन को बदल दो ना, एच की पोजीशन, चारों पोजीशन सेम है, कहीं पर भी रख दो एच को कहीं पर भी रख दो। ठीक है, जैसे NCl3 में निकाला हमने, वैसे ही हम NH3 और NF3 को भी कंपेयर करते हैं। अपनी एनसीईआरटी में NH3 और NF3 को कंपेयर करके दिया हुआ है, ये आपकी एनसीईआरटी वाला पार्ट आ गया। ठीक है, अब आप देखो, आपको कंपेयर करना है, पहले तो अमोनिया का NH3 का आप डाइपोल मोमेंट बताएंगे, फिर उसके बाद अपन NF3 की बताएंगे। तो बताओ बेटा, अमोनिया पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा, अमोनिया पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा? सर हमें EN की वैल्यू याद रखना है क्या? ऑब्वियसली डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू से तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। ठीक है, NH3 की बात करें अगर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऐसे पिरामिडल बन जाएगा। अब देखो, इसमें डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसे ड्रॉ होगा? क्या हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 और इसका 3 होता है, और यहां पर अगर अपन देखें तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, इसलिए डायरेक्शन नाइट्रोजन की तरफ, इधर भी डायरेक्शन नाइट्रोजन की तरफ, और इधर भी डायरेक्शन नाइट्रोजन की तरफ होगा, इधर भी डायरेक्शन नाइट्रोजन की तरफ होगा। ठीक है, ये तो बॉन्ड्स के बना दिए। अब लोन पेयर का भी बनाना पड़ेगा, लोन पेयर का ऑलवेज अवे फ्रॉम द लोन पेयर, ठीक है, अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम। तो 1 2 3, इन तीनों वेक्टर्स का डायरेक्शन नाइट्रोजन की तरफ है, तो इनका रिजल्टेंट जाएगा वो भी ऐसे ऊपर की तरफ ही आएगा, इन तीनों का रिजल्टेंट ऐसे ऊपर की तरफ आ जाएगा ऐड होकर, और ये लोन पेयर वाला भी ऐसे ऑलरेडी ऊपर की तरफ है, तो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो ऐड होकर कुछ ना कुछ तो देंगे, यानी कि रिजल्टेंट नॉन जीरो मिलेगा, और मॉलिक्यूल कैसा रहेगा, पोलर। यानी कि अमोनिया कैसा है बेटा, पोलर है। कैसा है, पोलर है। बट NF3 की बात करें अगर, तो NF3 में NF3 का भी वही शेप है जो NH3 का है। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर लोन पेयर के लिए डायरेक्शन तो ऐसे ऊपर आ जाएगा, बॉन्ड्स के लिए डायरेक्शन बनाए अगर, बॉन्ड्स के लिए डायरेक्शन कैसे बन जाएगा, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां पर बॉन्ड्स के लिए डायरेक्शन ऐसे नीचे की तरफ बनेगा। तो बेटा ये जो बॉन्ड पेयर के जो डाइपोल मोमेंट है ना, इनका रिजल्टेंट तो नीचे की तरफ मिल रहा है, इनका रिजल्टेंट अगर नीचे की तरफ मिलेगा तो इसका डायरेक्शन ऐसे रहेगा, लोन पेयर मोमेंट का डायरेक्शन ऐसे ऊपर की तरफ है, लोन पेयर मोमेंट का डायरेक्शन ऊपर है, और बॉन्ड पेयर मोमेंट का डायरेक्शन नीचे है, यानी कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, तो आपको यहां पर रिजल्टेंट जो मिलेगा वो सब्ट्रैक्ट होकर मिलेगा, और क्योंकि लोन पेयर मोमेंट की वैल्यू ज्यादा होती है बॉन्ड पेयर मोमेंट से, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा ज्यादा ही होता है बॉन्ड पेयर मोमेंट से,
तो ये बड़ा वेक्टर है, ये छोटा वेक्टर है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, इसका मैग्नीट्यूड छोटा है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो कैंसिल हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, कंप्लीटली कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो यहां पर आपको सब्ट्रैक्ट होकर मिलेगा, पर कुछ ना कुछ तो मिलेगा, म्यू रिजल्टेंट तो यहां पर भी नॉन जीरो मिलेगा, मॉलिक्यूल तो ये भी पोलर होगा, है ना, बट यहां पर सब्ट्रैक्ट होकर मिल रहा है और यहां पर ऐड होकर मिल रहा है, यहां पर ऐड होकर मिल रहा है, तो वैल्यू ज्यादा कहां पर मिलेगी, वैल्यू ज्यादा कहां पर मिलेगी, डाइपोल मोमेंट की, NH3 में। क्यों? क्योंकि यहां पर ऐड होकर मिल रहा है और यहां पर सब्ट्रैक्ट होकर मिल रहा है, तो उधर वैल्यू कम हो जाएगी, इसलिए यहां पर NH3 ज्यादा पोलर होगा। इसको नोट लगाकर लिखेंगे गुलाबी कलर से, नोट लगाकर लिखेंगे, लिखो NH3 will be more polar than NH3, NH3 will be more polar than NF3। क्यों? क्योंकि यहां पर रिजल्टेंट एडिशन के बाद मिला है और यहां पर रिजल्टेंट सब्ट्रैक्शन के बाद मिला है। ठीक है, जल्दी से कॉपी करो इसको, फिर अगले मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं, फिर अगले मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं। सर NF3 तो पोलर होना चाहिए, NF3 बेटा पोलर ही तो है। सर लोन पेयर में मैग्नीट्यूड ज्यादा क्यों होता है? बेटा लोन पेयर वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि देखो इसमें सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना एक ही डायरेक्शन में शिफ्टेड है। बॉन्ड पेयर में दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है और इधर अपन क्या मान के चल रहे हैं कि सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसी डायरेक्शन में सिचुएटेड है, तो यहां पर मैग्नीट्यूड ज्यादा कंसिडर किया जाता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ज्यादा, इसलिए लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट जो है वो हमेशा ज्यादा कंसिडर किया जाता है। ठीक है, लिख लिया बेटा? तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, लिखो मेरे साथ क्वेश्चन। NF bond is more polar than NH bond, still आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए क्या बोल रहा है, NF बॉन्ड जो है वो NH बॉन्ड से ज्यादा पोलर है, क्योंकि देख लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इस बॉन्ड में ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 और 4, इधर 1 का डिफरेंस है और इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 और 2.1, इधर 0.9 का डिफरेंस है, बॉन्ड वो ज्यादा पोलर है, स्टिल मॉलिक्यूल कौन सा ज्यादा पोलर है, NH3, तो बोल रहा है स्टिल NH3 इज मोर पोलर, स्टिल NH3 इज मोर पोलर। ठीक है, ठीक है, स्टिल NH3 इज मोर पोलर, वाई, इसका रीजन क्या है, और ऑप्शन है NF3 हैज वन लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम, आपको आंसर लगाना है, ठीक है, मैं ऑप्शंस लिख के दे रहा हूं। NH3 हैज वन लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम, डायरेक्शन ऑफ bond pair moment and lone pair moment is same in NH3, और चौथा ऑप्शन भी यही है, डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड पेयर मोमेंट एंड लोन पेयर मोमेंट इज सेम इन NH3। बताओ क्या आंसर आएगा, पोल लगाएंगे, पोल लगाओ चलो।
बताओ बेटा क्या आंसर आएगा। हो गया, क्या आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, बढ़िया बेटा, वेरी गुड, है ना। तो NF3 और NH3 की अगर अपन बात करें तो NH3 में भले ही बॉन्ड की पोलैरिटी कम है, स्टिल। अच्छा, ऐसे एक और क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लूं, ऐसे एक और क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लूं, द क्वेश्चन इज NCl3 हैज नॉन पोलर NCl bonds but still molecule is but still molecule is polar, ऐसा क्यों। NCl बॉन्ड ऑलमोस्ट नॉन पोलर बॉन्ड है, स्टिल मॉलिक्यूल पोलर है, ऐसा क्यों। स्टिल मॉलिक्यूल पोलर है, ऐसा क्यों। तो देखो, ऑप्शंस लिखते हैं, आओ। NCl3 has one lone pair present on nitrogen. NCl3 is trigonal planar. Cl has lone pair present on its, और क्या लिख दें, NCl bonds are polar। चलो बेटा, ऑप्शन लगाओ फटाफट से, ऑप्शन लगाओ फटाफट से। NCl3 मॉलिक्यूल जो है वो पोलर है, एग्जामिनर अपने को बोल रहा है कि मॉलिक्यूल जो है वो पोलर है, लेकिन इसके बॉन्ड तो नॉन पोलर है। इसके मॉलिक्यूल पोलर है पर इसके बॉन्ड्स तो नॉन पोलर है। तो बॉन्ड नॉन पोलर होते हुए भी मॉलिक्यूल पोलर कैसे हो सकता है। हो सकता है बिल्कुल वैसे ही जैसे सपना को देखना अच्छी बात है। हम्म हम्म हम्म। सपना देखना अच्छी बात है, पर सपनों को लेके बैठे रहना ये तो सही नहीं है। हो गया, वेरी गुड, बहुत सही बेटा, बहुत सही, है ना। आंसर क्या आ जाएगा। जो एक लोन पेयर है नाइट्रोजन पे, जो एक लोन पेयर है नाइट्रोजन पे, उस लोन पेयर की वजह से ही, उस लोन पेयर की वजह से ही ये मॉलिक्यूल पोलर हुआ है। ठीक है। कॉल पोपू मामा, पोपू मामा को क्यों कॉल करवा रहे हो यार, वो उनकी क्लास है यार, क्लास में मत डिस्टर्ब करवाया करो तुम लोग। सर सपना मेरी सिस्टर का नाम है, अरे 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 नहीं भाई, देखो मतलब वैसे वाले सपने की बात कर रहा हूं मैं इस सपने की बात नहीं कर रहा, ठीक है।
तो प्लीज दिल पे मत लेना आप लोग। मैं वो नींद में सो के सपने, वो वाले सपनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लिख लिया। ऐसी एक और एग्जांपल है बेटा पीएच 3 का, पीएच 3 का, है ना। तो एक काम करो, नोट लगा के उसको भी लिख लो। पीएच 3 वाला जो एग्जांपल है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से, उसमें पीएच बॉन्ड्स जो हैं बेटा वो भी नॉन पोलर हैं। तो इसको ऐसे लिख लो, सिमिलरली, सिमिलरली पीएच bonds are non-polar but still pH3 is polar due to lone pair present on phosphorus atom। ठीक है। तो बेटा बॉन्ड चाहे पोलर हो या नॉन पोलर हो, बॉन्ड की पोलैरिटी का मॉलिक्यूल की पोलैरिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जरूरी नहीं है कि बॉन्ड पोलर है तो मॉलिक्यूल भी पोलर होगा। बॉन्ड पोलर है तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो सकता है। अगर बॉन्ड नॉन पोलर है तब भी मॉलिक्यूल पोलर हो सकता है। जैसे कि यहां पर बॉन्ड नॉन पोलर है पर मॉलिक्यूल पोलर है, यहां पर बॉन्ड नॉन पोलर है पर मॉलिक्यूल पोलर है, और अभी इधर पीछे अपन ने एग्जांपल किए, यहां पर बॉन्ड पोलर है पर मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। ठीक है, बॉन्ड पोलर है पर मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं, जैसे कि PCl5, PCl5, CS2, हाँ बेटा CS2 भी ले लो, कार्बन डाइसल्फाइड भी ले लो, कार्बन डाइसल्फाइड, और कार्बन डाइसल्फाइड अगर ले रहे हो तो इसका छोटा भाई CO2 भी ले लो। ठीक है, इन सभी में बताओ डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा। ये आ गया CS2। ठीक है, अब देखो इसमें दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इधर तो वैसे ही μ0 आ गया बेटा, नॉन पोलर आ गया। ये तो कार्बन और सल्फर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है। अगर आप कार्बन को sp हाइब्रिडाइज मान रहे हो और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा मान रहे हो तो भी ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा इस तरीके से, तो भी इस तरीके से हो जाएगा, है ना। तो भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, दो इक्वल वेक्टर 180 डिग्री पर है तो ये भी 0 हो जाएगा। ऐसे ही CO2 में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों इक्वल वेक्टर 180 डिग्री पर, म्यू रिजल्टेंट 0, मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर। CO2 कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर। CS2 कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर। ठीक है, PCl5 को देखो बेटा, PCl5 कैसे बनेगा, sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल अगर है तो ये देखो, इसमें ये एंगल 180 डिग्री होता है क्या, ये दोनों थोड़े से लॉन्गर हैं और आपस में 180 डिग्री पर हैं, तो ये दोनों इक्वल वेक्टर हैं, दोनों 180 डिग्री पर हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्या, ये दोनों इक्वल और 180 डिग्री पर है, कैंसिल हो जाएंगे। और मुझे बताओ क्या ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, ये तीनों इक्वेटोरियल वाले जो वेक्टर है ये तीनों सेम रहेंगे, और तीनों के बीच में एंगल कितना रहेगा, 120 डिग्री का रहेगा क्या, 120 डिग्री का अगर रहेगा तो इसका मतलब ये भी कैंसिल हो गए, ये भी गया, ये भी गया और ये भी गया, है ना। ये तीनों आपस में कैंसिल हो गए, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ओवरऑल म्यू रिजल्टेंट 0, मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर होगा, मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर, मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर। ठीक है, आया समझ में। ऐसे ही आपको पोलर नॉन पोलर के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले अपन, अपने पास कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हैं
जिनकी हेल्प से अपन ये पोलर नॉन पोलर तो फटाफट से मतलब 1 सेकंड में बता देंगे कौन पोलर होगा कौन नॉन पोलर होगा। सर आप हमारे स्कूल आओ कभी। बिल्कुल आएंगे बेटा, बिल्कुल आएंगे। स्कूल का नाम बताओ आपके, कहाँ पर है आपका स्कूल? कोशिश करेंगे आने की, वहां पर जरूर आएंगे आप सभी से मिलने। चलो अब कुछ हिट ट्रिक्स, अपने स्कूल का नाम बता दो बेटा। देवगिरी कॉलेज। सर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या था? कौन सा वाला क्वेश्चन बेटा? ये वाला, ये वाला। इसका तो ये था ना, एन एफ बॉन्ड, ये वाला डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर आर सेम इन NH3। NH3 में डायरेक्शन सेम होने की वजह से ये था इसका आंसर। केंद्रीय विद्यालय भोपाल, अरे वाह क्या बात है। RPM एकेडमी, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी विवेकानंद, विद्या मंदिर SSVM भुवनेश्वर, युगांडा जनपतन ये क्या था? अरे आरा इंटर कॉलेज, ग्रोवेल स्कूल, ग्रोवेल स्कूल, ग्रोवेल स्कूल तो मैं आऊंगा ही खैर। सेंट जेवियर, ग्रोवेल में तो आऊंगा ही बहुत जल्दी ही, चिंता मत करो तुम लोग। है ना, नालायकों, तुम्हारी खबर लेने आऊंगा मैं। BBL, DAV मेरठ, कर्नाटका, DSP, युगांडा फफूंदी प्राइवेट। अरे यार तुम लोग कैसे नमूने हो यार। युगांडा फफूंदी प्राइवेट लिमिटेड, KGMU, ज्योति कॉलेज, AMU, बरेली है, JNV है, भिड़े ट्यूशन क्लासेस। दरभंगा, सेंट थॉमस, HS स्कूल, ओ माय गॉड। PW ढोलकपुर, PW ढोलकपुर, हाँ जल्दी ही ढोलकपुर में PW का एक सेंटर डलवाया जाएगा। ग्रोवेल कहाँ पर है बेटा, जगह का नाम बताओ। ग्रोवेल जगह का नाम बताओ, कहाँ पर है? वहां पे विजिट प्लान करवाते हैं और फिर उसके बाद वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो चलो अब इधर देखो, इधर देखो, अच्छा कुशीनगर वाले भी हैं, इलाहाबाद, दुबई, ओह माय गॉड दुबई। दुबई तो पता है मतलब एक वहां पे भी अब तो अपने काफी सारे इंस्टीट्यूट्स खुल चुके हैं वहां पे, जैसे कतर में है और अपने आबू धाबी में है ना, वहां पर सेंटर्स खुल चुके हैं काफी कोचिंगों के। तो एक कोचिंग का मेरे पास कॉल आता है कि सर आपको दुबई जाना है पढ़ाने के लिए। उस टाइम मतलब वो कोविड वाला टाइम था, तो कोविड के बाद जस्ट, है ना। तो मैंने PW ज्वाइन ऑलमोस्ट कोविड जब चल ही रहा था, मतलब अपने खत्म होने के उस पर था, तब मैंने PW ज्वाइन किया था। तो उससे पहले मैं खुद ही पढ़ाता था बच्चों को। तो मेरे पास कॉल आता भाई साहब आगे से चल के, सर आपको दुबई जाना है। मैंने क्यों जाना है, मेरे को नहीं जाना दुबई, मैं क्यों जाऊँ दुबई? बोले अरे मतलब सर हमारे पास दुबई में वैकेंसी है, तो वहाँ पर केमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, तो आप जाना चाहोगे? मैंने दुबई, दुबई नीट पढ़ाने कौन जाएगा यार? बोले नहीं सर जेई पढ़ाना है। मैंने कहा ठीक है जेई भी पढ़ा देंगे, पर दुबई जाके पढ़ाऊंगा थोड़ी ना मैं, दुबई तो मैं अय्याशी करने जाऊंगा, मैं पढ़ाने क्यों जाऊंगा? चलो आगे बढ़ते बेटा, आगे बढ़े।
हाँ, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें भाई, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ये कुछ पॉइंट्स में दे रहा हूं, ये पॉइंट्स याद रखना बेटा, कुछ पॉइंट्स में दे रहा हूं, ये पॉइंट्स याद रखना। तो आपको पोलर नॉन पोलर ये सारी चीजें फटाफट फटाफट से पता चल जाएंगी, कौन पोलर होगा कौन नॉन पोलर होगा, ये बहुत जल्दी से पता लग जाएंगे तुम्हें। देखो, अगर मॉलिक्यूल में सिर्फ एक लोन पेयर है बेटा, अगर मॉलिक्यूल में सिर्फ एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तो उसको आप सीधे क्या कर दो, बिना देखे पोलर लगा दो। अगर मॉलिक्यूल में सिर्फ एक लोन पेयर प्रेजेंट है, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक लोन पेयर है, आप उसे देखते ही पोलर लगा देना, ऑलवेज वो पोलर होगा ही होगा। दूसरी बात, अगर टर्मिनल एटम्स सेम है, इफ टर्मिनल एटम्स आर सेम, अगर टर्मिनल एटम सारे सेम दे रखे, ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको टर्मिनल एटम सेम ही मिलेंगे, ठीक है, तो फिर आप देख लो, अगर जीरो लोन पेयर है तो आप उसे नॉन पोलर लगा दो, अगर जीरो लोन पेयर है तो नॉन पोलर लगा दो, लेकिन कब, जब टर्मिनल एटम्स सेम हो तब, जब टर्मिनल एटम सेम हो तब, ठीक है। एक लोन पेयर वाला तो ऑलवेज पोलर हो गई। अगर दो लोन पेयर है बेटा, तो आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 या sp3d3 है, तब तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा, अदरवाइज बाकी सभी केसेस के एग्जाम्पल सारे के सारे कैसे होंगे बेटा, पोलर होंगे। यानी कि अगर किसी मॉलिक्यूल में आपको दो लोन पेयर मिले, तो आप चेक करो उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, अगर d3 है तो उसको नॉन पोलर लगा दो, अगर इनके अलावा कोई हाइब्रिडाइजेशन है जैसे कि sp3 है या sp3d है, तो उसको फिर पोलर लगा दो, ठीक है। ऐसे ही अगर तीन लोन पेयर वाला केस मिल जाए, तो आप फटाफट से चेक करना हाइब्रिडाइजेशन कहीं sp3d तो नहीं, अगर sp3d है तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा, अगर sp3d नहीं है, कोई और दूसरा केस है, तो वो पोलर होगा। वैसे तो जनरली तीन लोन पेयर आपको sp3d में ही मिलते हैं, ठीक है। संभाजी नगर तो आया हूं बेटा मैं, संभाजी नगर में आ चुका हूं मैं, औरंगाबाद में आया हूं, औरंगाबाद से एक्चुअली हम वहां गए थे कैलाश टेम्पल, कृष्णेश्वर और कैलाश टेम्पल। सर CH2F2 तो पोलर है, हाँ बेटा पोलर है, इसीलिए लिखा है टर्मिनल एटम सेम होने चाहिए तब, ठीक है। ये पॉइंट्स याद रखो, तुम्हारे पोलर नॉन पोलर तुम्हें वैसे ही पता लग जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा एक पॉइंट और लिख लो, इफ टर्मिनल एटम्स आर डिफरेंट, इफ टर्मिनल एटम्स आर डिफरेंट, तो फिर आप चेक करो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp sp2 या sp3 है, तो मॉलिक्यूल को आप पोलर लगा देना, तो मॉलिक्यूल को आप पोलर लगा देना, और अगर sp sp2 sp3 नहीं है, तो आपको चेक करना पड़ेगा स्ट्रक्चर बना के, ठीक है, तब आपको चेक करना पड़ेगा। सर आप दुबई नहीं गए, हमारे डायरेक्टर सिडनी से इंडिया आए हमें पीटने के लिए, तो तुम ऐसा काम क्यों करते हो बे मार खाने वाले, कि तुम्हारे डायरेक्टर सिडनी से आ रहे तुम्हें कूटने के लिए, हैं? ऐसी हरकतें क्यों करते हो तुम लोग, कि उनको सिडनी से यहाँ पर आना पड़ रहा है, वो भी खास तुम्हें कूटने के लिए, फिर तो एक बार मैं भी जरूर आऊंगा सालों तुम्हारी कुटाई करने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं,
मैं समझ सकता हूँ, मैं बचा लूंगा तुम लोगों को, चिंता मत करो। मैं आ गया ना तो मैं तुम्हारी कुटाई तो नहीं होने दूंगा। ठीक है, लद्दाख कारगिल आ जाओ सर। लिखा, लिखा। अब देखो इसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, मतलब इस पॉइंट्स का, इन पॉइंट्स का यूज करके फटाफट फटाफट से पता लगाते हैं पोलर नॉन पोलर का। ठीक है, देखो कुछ एग्जांपल लिखता हूं मैं, कुछ एग्जांपल लिखता हूं, फिर उसके बाद जल्दी जल्दी से पोलर नॉन पोलर का पता लगाएंगे अपन, है ना। जैसे कि मैंने लिख दिया NF3 लिख दिया, BF3 लिख दिया, CH4 लिख दिया, SF6 लिख दिया, और IF7 लिख दिया, है ना। NF3 तो कर लिया था ना अपन ने, NF3 तो कर लिया था। कुछ और लिख देते हैं इसकी जगह, NI3 लिख देते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ NCH3 होल थ्राइस लिख देते हैं, ऐसे कर देते हैं, है ना। और फिर इसके बाद हम लिख रहे हैं एग्जाम्पल, जैसे कि SO2, SF4, XeO F4, SnCl2, PCl5 हो गया था, PF5 लिख लो, SeF6 लिख लो, XeO4 लिख लो, XeO3, SeF4, XeF2, XeF4, XeOF4 हो गया क्या, XeOF4 हो गया। और क्या बनाए, XeO3 भी हो गया, XeO3 भी हो गया। ठीक है, SF2, SF4 हो चुका है, हाँ हो चुका है। ठीक है, चलो पहले अपन इतने कर लेते हैं, इतने कर लेते हैं अपन। ClF3, BrF3, BrF5 भी लिख लेते हैं एक, है ना। इतने कर लेते हैं, ठीक है, इतने कर लेते हैं, आओ। देखो अब फटाफट से पता लग जाएगा कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है। Ni3, अगर आप ध्यान से देखोगे नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, तो देखते ही क्या लगा दो, पोलर है। ट्राइमिथाइल अमाइन, नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है, NCH3 उल्ट्राइज है, नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर देखते ही पोलर लगाओ। एक लोन पेयर देखते ही पोलर लगा देना, कुछ मत सोचना, कुछ भी नहीं सोचना, ऑलवेज पोलर। ठीक है, जैसे कि SO2 है, SO2 में सल्फर पर एक लोन पेयर है बेटा, पोलर हो जाएगा। SF4 सल्फर पर एक लोन पेयर है, पोलर। XeOF4 जिनॉन पर एक लोन पेयर है, पोलर। जितने भी एक लोन पेयर वाले केस हैं सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, पोलर। और कोई है क्या, ये रहा, जिनॉन पर एक लोन पेयर है, पोलर, देखते ही पोलर लगाओ। SeF4 पोलर। ठीक है, अब देखो BF3, इसमें जीरो लोन पेयर हैं, जीरो लोन पेयर हैं, सारे टर्मिनल एटम सेम हैं, जीरो लोन पेयर हैं। तो जब सारे टर्मिनल एटम सेम हो, जीरो लोन पेयर है, तो क्या लगा दो, नॉन पोलर। क्या लगा दो, नॉन पोलर। सारे टर्मिनल एटम सेम, जीरो लोन पेयर, नॉन पोलर। सारे टर्मिनल एटम सेम, जीरो लोन पेयर, नॉन पोलर। सारे टर्मिनल एटम सेम, जीरो लोन पेयर, नॉन पोलर। एकदम आसान। सारे टर्मिनल एटम सेम, जीरो लोन पेयर, नॉन पोलर। सारे टर्मिनल एटम सेम, जीरो लोन पेयर, नॉन पोलर। सारे टर्मिनल एटम सेम, जीरो लोन पेयर, नॉन पोलर। कुछ ज्यादा फुर्ती से नहीं लगा रहे अपन, पोलर नॉन पोलर। हो गया एकदम आसान, हो गया एकदम आसान। XeF2 कितने लोन पेयर है बेटा, जिनॉन पे तीन लोन पेयर हैं। अगर तीन लोन पेयर हो और टर्मिनल एटम सारे सेम हो तो क्या करें, तीन लोन पेयर है तो चेक कर लो कहीं sp3d तो नहीं है। अगर sp3d होगा तो नॉन पोलर, और अगर उसके अलावा कुछ हुआ तो क्या हो जाएगा, पोलर। उसके अलावा अगर कुछ हुआ तो क्या हो जाएगा, पोलर। तो यहां पर
हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, sp3d हो जाए तो नॉन पोलर, और अगर कुछ और होता तो क्या हो जाता, पोलर। xgf4 बेटा दो लोन पेयर हैं जिनॉन पर, दो लोन पेयर आ जाए तो चेक कर लो कहीं sp3d2 या d3 हाइब्रिडाइजेशन तो नहीं है। अगर ऐसा है तो नॉन पोलर, और अगर इनके अलावा कुछ और हाइब्रिडाइजेशन है तो पोलर। तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या था, इधर हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2, sp3d2 आ जाए तो नॉन पोलर। इसके अलावा अगर कोई और हाइब्रिडाइजेशन आ जाए जैसे कि sf2 है, sf2 में सल्फर पे दो लोन पेयर हैं, दो लोन पेयर हैं और हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, sp3d2 या d3 होता तो नॉन पोलर, sp3 आ जाए तो पोलर। कितना टाइम लग रहा है, कुछ सेकंड्स का टाइम लग रहा है पोलर नॉन पोलर निकालने में। ClF3 देखो बेटा, दो लोन पेयर होते हैं, बेंट टी शेप होता है, ClF3 जीरो, दो लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, d2 या d3 होता तो नॉन पोलर, उसके अलावा कोई और हाइब्रिडाइजेशन है तो पोलर। BrF3 ब्रोमीन पर दो लोन पेयर हैं, दो लोन पेयर हैं, sp3d2 या d3 होता तो नॉन पोलर, sp3d है इसीलिए पोलर। बेंट टी शेप हमेशा पोलर मिलेगा आपको, ठीक है। BrF5 बेटा ब्रोमीन पर मात्र एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है तो कुछ नहीं देखना इसको, तो आंख बंद करके पोलर लगाओ, एक लोन पेयर वाले को तो आंख बंद करके पोलर लगाओ। आ गया क्या समझ में, है आसान एकदम, तो एकदम आसान है। आ गया मजा, अब आप किसी को भी पोलर नॉन पोलर लगा लोगे। 90% केसेस में आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, ऐसे पूछा जाएगा बताओ इनमें से कौन पोलर है, इनमें से कौन नॉन पोलर है, तो ये तो अब आप बहुत इजीली कर लोगे। यही तो है हिट ट्रिक का फायदा, ये सभी कहलाती है हिट ट्रिक्स, जो हिट भी है और ट्रिक्स भी है। अरे तिलियल हुआ था, तिलियल एकदम मक्खन की तरह हो गया, तिलियल हो गया। चलिए आगे बढ़े, हाँ मक्खन ही मक्खन हो गया बेटा एकदम, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एक एग्जाम्पल और कराता हूं आपको अच्छे वाले, है ना, इनके अलावा भी। जैसे कि मैंने आपको PCl3F2 और PF3Cl2 इनके स्ट्रक्चर्स बताए थे बेटा, PCl3F2 और PF3Cl2 इनके स्ट्रक्चर्स बताए थे। PCl3F2 का स्ट्रक्चर कैसा था, याद है ना, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो एक्सियल पर रखा जाएगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव को हमने एक्सियल पर रख दिया और PCl3F2 का स्ट्रक्चर ये बना। PF3Cl2 का स्ट्रक्चर कैसा बना, PF3Cl2 का स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा पहले उसको एक्सियल पे रखा जाएगा, तो यहां पर इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। अब डाइपोल मोमेंट ड्रॉ करो यहां पर। अभी देखो टर्मिनल एटम्स डिफरेंट हैं और जीरो लोन पेयर हैं, अगर टर्मिनल एटम डिफरेंट होते और जीरो लोन पेयर होते तो sp sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन के केस में तो अपन सीधे क्या लगा देते, पोलर, क्या लगा देते, पोलर। पर sp3d sp3d2 ऐसे वाले केस है तो फिर अपने को बना के देखना पड़ता है, इसलिए अपन इनका स्ट्रक्चर बना रहे हैं और फिर इनको सॉल्व कर रहे हैं। अगर मैं आपसे ऐसे पूछता सर xgf4 कैसे नॉन पोलर हुआ, आ जाओ xgf4 का देख लेते हैं, आ जाओ पहले ये समझ लो। देखो बेटा xgf4 क्या है, जिनॉन के पास है 8 इलेक्ट्रॉन, 4 फ्लोरीन के साथ शेयर कर दिए, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आ जाएगा और दो लोन पेयर आ जाएंगे। xgf2 भी समझ लेंगे अभी, रुको। तो यहां पर देखो इसके लिए ऐसे ऊपर बन जाएगा, इसके लिए ऐसे नीचे बन जाएगा, दोनों लोन पेयर के डाइपोल मोमेंट 180 डिग्री पर है, ये कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। ये दोनों 180 पर हैं, चार इक्वल वेक्टर 90 डिग्री पर वैसे नजर आ रहे हैं, इनका वैसे कैंसिल आउट हो गया, ये लो बेटा ये हो गया आपका
जीरो नॉन पोलर। PF4Cl एग्जिस्ट करता है? नहीं बेटा, PF4Cl एग्जिस्ट नहीं करता है, वो अनस्टेबल होता है। बॉन्ड लेंथ जो होती है उसमें क्या होता है, ये अपने एक Cl वाली बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाने की वजह से वो फिर एग्जिस्ट नहीं करता। तो PF3Cl2 या फिर PCl3F2 है ना। आपको ये एग्जाम्पल ही नहीं मिलेगा PF4Cl वाला। ठीक है, तो XgF4 हो गया। अब XgF2 देखो बेटा, XgF2 में जिनॉन पर 3 लोन पेयर हैं और 2 सिग्मा बॉन्ड हैं। 3 लोन पेयर है और 2 सिग्मा है। ये लो। और लोन पेयर देखो, लोन पेयर का ऐसे ऐसे ऐसे, तीनों लोन पेयर के जो वेक्टर्स हैं ये 120 डिग्री पर है। तो बेटा 3 इक्वल वेक्टर 120 पर, रिजल्टेंट 0। 2 इक्वल वेक्टर 180 पर, रिजल्टेंट 0। यानी कि इसका म्यू रिजल्टेंट भी 0 आ गया, नॉन पोलर हो गया। ठीक है ना आसान। तो या तो आप ऐसे बना के देख लो, या फिर अपने वो जो पॉइंट्स हैं वो याद रख लो। आप आराम से इजीली बिना देखे बता सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो बेटा PCl3F2 और PF3Cl2 की हम बात कर रहे थे। तो यहां पर देखो PCl3F2 तीन इक्वल वेक्टर 120 पर आ रहे हैं, है ना। तीनों PCl बॉन्ड है, तीनों PCl बॉन्ड है। ये वाला ये वाला ये वाला, ये तीनों इक्वल वेक्टर है, 120 पर है। तो इनका रिजल्टेंट 0 आ गया, इनका रिजल्टेंट 0 आ गया। ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, ये दोनों सेम बॉन्ड है, दो इक्वल वेक्टर है बेटा, 180 डिग्री पर हैं। तो इनका भी रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। यानी कि ओवरऑल रिजल्टेंट इसमें क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी कि ये कैसा हो जाएगा बेटा, नॉन पोलर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा, नॉन पोलर। तो PCl3F2 तो नॉन पोलर हो गया, वो तो नॉन पोलर हो गया। ये ये आ जाओ देख लेते हैं। ये वाला और ये वाला, ये दोनों तो इक्वल वेक्टर हैं, और इक्वल वेक्टर है 180 डिग्री पर है, ये तो कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, लेकिन ये वाला PF बॉन्ड है और ये वाले PCl बॉन्ड है ना। तो ये तीन वेक्टर अब इक्वल नहीं है। ये तीन वेक्टर अगर इक्वल नहीं है तो इनका रिजल्टेंट 0 नहीं आएगा। रिजल्टेंट 0 नहीं आएगा तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, और कुछ ना कुछ मिलेगा मतलब म्यू रिजल्टेंट नॉन जीरो आएगा, मॉलिक्यूल विल बी पोलर। तो PCl3F2 तो नॉन पोलर है, बट PF3Cl2 विल बी पोलर। आई बात समझ में? अरे बात समझ में आ गई क्या? तिलियल हो गया क्या, तिलियल? लिख लो फटाफट से। आगे समझ में? ओची बोलते हो, ओची। अरे नालायको, लिखो जल्दी। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। हाँ बेटा मुझे मालूम है, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, टेंशन नॉट। मैंने कहा ना तुम नीट की चिंता मत करो, नीट तो तुम्हारा निकल जाएगा। तुम बस जैसा मैं कह रहा हूं वैसा फॉलो कर लो, तो नीट PG तो तुम्हारा मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा MBBS में। तो तुम तो PG की सोचो, UG तो मैं तुम्हें क्लियर करवा दूंगा, तुम PG के बारे में सोचो। ठीक है।
यहां तुमसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज याद नहीं हो रही है, तुम कह रहे हो कि सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज याद करनी है क्या? वहां एनाटॉमी में तुम्हारे घुटने जब ढीले होंगे ना, तुम क्या करोगे यार? मुझे तो बस यही डर लगता है कि तुम्हारा क्या होगा। तुम्हारे जॉइंट जॉइंट ढीले हो जाएंगे बेटा एनाटॉमी पढ़ने में। तुम्हें सब्जेक्ट के नाम तक याद नहीं होंगे, इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे पीजी के लिए। और तुम कह रहे हो कि सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू याद करनी पड़ेगी क्या सर? सुधर जाओ नालायकों। बेंजीन, इधर देखो बेंजीन। पीडब्ल्यू मैड है ना? हाँ बिल्कुल हिमांशु बेटा। पर मैड में भी पढ़ना तो पड़ेगा ना। अरे पढ़ोगे तो उसमें भी ऐसा थोड़ी है कि मैड ले लिया तो बस हो गया तुम्हारा पीजी। पढ़ना तो बेटा उसमें भी पड़ेगा ना। इतनी मूर्खतापूर्ण बात कैसे कर लेते हो तुम? अरे मैड वो तो पढ़ाएंगे ही सही, जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं, तो फिर वहां भी तुम ऐसे ही बोलोगे है ना कि सर ये सारे सब्जेक्ट के नाम भी याद करने पड़ेंगे क्या? 19 सब्जेक्ट हैं। ये आ गया अब ऑर्गेनिक का ओची मॉलिक्यूल। बिल्कुल हाँ, गॉड ऑफ ओसी बेंजीन। ये ऑर्गेनिक का ओची मॉलिक्यूल है, ओची। अब बताओ ये पोलर है कि नॉन पोलर है? जल्दी बताओ। सर आपकी SC आईडी क्या है? स्नैपचैट आईडी, हाँ स्नैपचैट आईडी देने ही तो आया हूँ ना मैं तुम लोगों को यहाँ पे। मैं दिन की 4-4 क्लास है, मतलब मैं 10-10 12-12 घंटे मेहनत ही इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मैं तुम लोगों को अपनी स्नैपचैट आईडी बता सकूं। वाह भाई वाह। ये बेटा होता है नॉन पोलर। ऐसा क्यों होता है देखो आओ समझते हैं। अगर बेंजीन का चित्र बनाओगे, अगर बेंजीन का चित्र बनाओगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा। ठीक है। अब इन सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना? ये सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये सारे के सारे बॉन्ड कैसे हो जाएंगे? नॉन पोलर बॉन्ड्स हो जाएंगे। ये कार्बन के बीच के सारे बॉन्ड, ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर नॉन पोलर। ठीक है, सभी नॉन पोलर बॉन्ड। ये बॉन्ड पोलर है तो इसके लिए डायरेक्शन इस तरफ रहेगा, पर इसके ठीक इक्वल और अपोजिट एक वेक्टर यहां पर प्रेजेंट है। ये दो इक्वल वेक्टर है, 180 डिग्री पर है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये दो इक्वल वेक्टर हैं, 180 डिग्री पर है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये दो इक्वल वेक्टर हैं, 180 डिग्री पर हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे। सारे कैंसिल आउट हो गए, मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर। तो याद रखना, ओची मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक बोले तो बेंजीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। स्कोर बढ़ जाएगा आपका। वो स्नैपचैट वाला स्कोर मुझे नहीं बढ़ाना। कौन सा प्रधानमंत्री आके मुझे अवार्ड दे देंगे कि ले भाई तेरे तो 1 लाख स्ट्रीक्स हैं, तुझे तो मैं पद्म भूषण से सम्मानित करता हूँ, ले भाई तूने जितनी मेहनत की है तेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। 1 लाख की तेरी स्नैपचैट स्ट्रीक है, तू तो भाई पद्म विभूषण के लायक है, पद्म भूषण भी नहीं। वो 1 लाख हो चाहे 10 लाख हो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो प्लीज ये स्नैपचैट वाली जो बकवास है हमारे सामने ना ही करें। मुझे तो वो ऐप ही समझ में नहीं आई आज तक। हाँ, असल में मुझे नफरत भी इसीलिए उस ऐप से क्योंकि मैं चलाना ही नहीं जानता उस ऐप को। मैं इतनी कोशिश कर चुका हूं, मुझे समझ ही नहीं आती है। हाँ,
वो इतनी घटिया ऐप है, और तुम्हें भी मालूम है और मुझे भी मालूम है उस ऐप का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। ठीक है, तो ना ही उसे हम यूज करें तो ज्यादा अच्छा है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बेटा आप देखो, कभी भी आपको बेंजीन से रिलेटेड अगर कोई एग्जांपल करना हो ना, जैसे कि देखो आपको मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं, जैसे कि मैंने आपको बेंजीन से रिलेटेड एग्जांपल दिया, ये वाला एग्जांपल दे दिया। अब आपको मालूम है इतना पार्ट तो नॉन पोलर है ही, बस आप इतने पार्ट को चेक कर लो। ये वाले पार्ट में ये बॉन्ड तो पोलर आ जाएगा, ये बॉन्ड पोलर आ जाएगा, तो मॉलिक्यूल भी पोलर हो जाएगा, है ना। भाई पूरी बेंजीन रिंग की पोलैरिटी चेक करने की जरूरत नहीं है, ये तो नॉन पोलर है ना। बस इस पार्ट के लिए आपको देखना होगा। तो ये पार्ट बस, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं हो पाएगा, तो म्यू रिजल्टेंट नॉन जीरो, ये मॉलिक्यूल कैसा आ जाएगा, पोलर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं बताओ कि ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, तो बता दोगे ये कैसा हो जाएगा। देखो इसके लिए इधर, इसके लिए इधर, इसके लिए इधर, ऐसा नहीं लग रहा ट्राइगोनल प्लेनर फॉर्म में तीन इक्वल वेक्टर 120 डिग्री पर हैं, तीन इक्वल वेक्टर 120 पर हैं, तो म्यू रिजल्टेंट जीरो कैसा हो जाएगा बेटा, नॉन पोलर, है ना। इस बेंजीन रिंग को तो देखना ही नहीं है, तो नॉन पोलर है। ये इधर, ये इधर, ये इधर, तीन इक्वल वेक्टर 120 डिग्री पर कैंसिल आउट जीरो, यहां पर 120 डिग्री पर नहीं है, तीन इक्वल वेक्टर है, तीनों एक ही डायरेक्शन में है, तो म्यू रिजल्टेंट कुछ ना कुछ मिलेगा, कैंसिल आउट नहीं होंगे, म्यू रिजल्टेंट कुछ ना कुछ मिलेगा, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। इधर देखो, इसके लिए इधर तो इसके लिए इधर, दो इक्वल वेक्टर 180 पर कैंसिल हो जाएंगे, दो इक्वल वेक्टर 180 पर कैंसिल हो जाएंगे, दो इक्वल वेक्टर 180 पर कैंसिल हो जाएंगे, म्यू रिजल्टेंट इसका भी जीरो, मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर, मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर, मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर। ठीक है, आसान है। ठीक है, तो अब पोलर नॉन पोलर वाले सारे एग्जांपल्स बेटा आप कर लोगे। चलिए फटाफट से नेक्स्ट एप्लीकेशन लिखते हैं, नेक्स्ट एप्लीकेशन लिखो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिस ट्रांस आइसोमर्स। सिस ट्रांस आइसोमर्स आइडेंटिफाई करने हैं, सिस ट्रांस आइसोमर्स आइडेंटिफाई करने हैं। क्या लिखा भाई, सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का, जो कहता है खुदा है तो नजर आना जरूरी है। वाह भाई वाह वाह वाह, बहुत गहरी बात कह दी है भाई। स्नैपचैट इज गर्ल मेकअप दुकान, हाँ मेकअप की दुकान है बेटा वो। ऑर्गेनिक वाली फीलिंग आ रही है, अभी और फीलिंग लो। देखो सिस ट्रांस आइसोमर्स क्या होते हैं, सिस ट्रांस आइसोमर्स क्या होते हैं, देखो बेटा अगर आपके पास जैसे कि ये मॉलिक्यूल है CH2Cl2, ठीक है, इसको बोलते हैं हम डाइक्लोरोबेंजीन, सॉरी डाइक्लोरोइथीन। डाइक्लोरोइथीन में दो टाइप के स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, या तो आप दोनों Cl को एक ही तरफ लगा दो डबल बॉन्ड के, जब दोनों सब्सटीट्यूएंट्स एक ही तरफ लगे होते हैं डबल बॉन्ड के, इसे बोलते हैं हम सिन या फिर सिस फॉर्म। और अगर दोनों Cl डबल बॉन्ड के एंटी पोजीशन पर या फिर 180 डिग्री पर ऑपोजिट एक दूसरे से लगे होते हैं, तो इसे हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन। तो ये सिस आइसोमर कहलाता है इसका, और ये ट्रांस आइसोमर कहलाता है।
ठीक है, अब इनको भी आइडेंटिफाई कर सकते हो आप डाइपोल मोमेंट की हेल्प से। कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? जैसे कि देखो ये दोनों तो कार्बन है, इन दोनों के बीच का तो बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर है। इस बॉन्ड के लिए आप डायरेक्शन अगर देखोगे तो कार्बन की तरफ जाएगा, इस बॉन्ड के लिए देखोगे कार्बन की तरफ जाएगा, इधर इसके लिए देखोगे सीएल की तरफ जाएगा, इधर इसके लिए देखोगे सीएल की तरफ जाएगा। इन दोनों का डायरेक्शन ऊपर है, इन दोनों बॉन्ड का डायरेक्शन भी ऊपर है, तो इनका रिजल्टेंट भी ऊपर और इनका रिजल्टेंट भी ऊपर। ओवरऑल रिजल्टेंट ए की तरफ मिलेगा, मतलब म्यू रिजल्टेंट 0 तो नहीं मिलेगा, यानी कि मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? पोलर हो जाएगा। मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा बेटा? पोलर। ऐसे इधर अपन देखें तो, इधर अगर अपन देखें तो मॉलिक्यूल का नाम बता दो। ये बेटा डाइक्लोरोइथीन, इसको बोलते हैं हम डाइक्लोरोइथीन, है ना। बाकी आईयूपीएसी नेमिंग तो अभी आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, ठीक है। इधर देखो कार्बन कार्बन तो सेम है, अरे ये लो, ये लो, ठीक है। ये कैसा हो जाएगा? इसके लिए इधर, इसके लिए इधर, इसके लिए इधर, इसके लिए इधर, ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है। म्यू रिजल्टेंट क्या आ गया बेटा? 0। ये कैसा हो जाएगा? नॉन पोलर हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? नॉन पोलर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा? नॉन पोलर, ठीक है। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ट्रांस वाला नॉन पोलर रहेगा और सिस वाला पोलर रहेगा। ट्रांस भी पोलर हो सकता है, ट्रांस भी पोलर हो सकता है, बट इस एग्जांपल के केस में हमें ट्रांस कैसा मिल रहा है? ट्रांस कैसा मिल रहा है? नॉन पोलर, ठीक है। एक और एग्जांपल कराऊं इसका? टाइम कितना बचा है, टाइम के अकॉर्डिंग देखेंगे। एक और एग्जांपल कराऊं? चलो ठीक है, एक और एग्जांपल करा देता हूं। अगर एक तरफ Cl और एक तरफ मैं CH3 लगा दूं तो क्या होगा? ये लो, ये आपका सिस फॉर्म है, ये आपका ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। अभी अपन ने क्या कर रखा है? एक CH3 लगा दिया, एक Cl हटा के, है ना। तो ये ट्रांस वाली पोजीशन आ गई, ये सिस वाली आ गई। अब CH3 जो है ना बेटा, CH3, CH3 में जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ध्यान से देखो, इधर 1 2 3 सिग्मा आ रहे हैं, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और CH3 वाला कार्बन 4 सिग्मा बनाए हुए, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ना। तो ये जो ग्रुप है ना CH3 ग्रुप, इससे डाइपोल मोमेंट हमेशा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के एटम की तरफ रहेगा, इस तरफ, और इसके लिए इस तरफ रहेगा Cl के लिए, ठीक है। इसके लिए इधर आ जाएगा और इसके लिए इधर आ जाएगा, ठीक है। यहां पर आपको देख के समझ में आ गया होगा कि कैंसिल तो नहीं हो रहा कुछ भी यहां पे, यानी कि म्यू रिजल्टेंट यहां पर मिलेगा तो नॉन जीरो ही, और ये कैसा रहेगा? पोलर रहेगा। कैसा रहेगा? पोलर रहेगा, सिस वाला पोलर आ जाएगा। लेकिन अगर अपन ट्रांस वाले को देखें तो ट्रांस वाला देखो, इसके लिए इधर है और इसके लिए भी अब डायरेक्शन इधर ही है। CH3 से हमेशा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की तरफ जाएगा। इसके लिए इधर कर दो और इसके लिए इधर कर दो। अब यहां पर देखो, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो यहां पर ऐड होकर रिजल्टेंट कुछ ना कुछ तो मिलेगा, और रिजल्टेंट कुछ ना कुछ मिलेगा तो मॉलिक्यूल कैसा रहेगा? पोलर। मॉलिक्यूल कैसा रहेगा बेटा? पोलर। मॉलिक्यूल कैसा रहेगा? पोलर। तो यहां पर ट्रांस भी पोलर है और सिस भी पोलर है। यहां पर ट्रांस भी पोलर है और सिस भी पोलर है। ज्यादा पोलर कौन हो जाएगा? ट्रांस, क्योंकि यहां पर एडिशन होकर मिल रहा है। यहां पर क्या हो रहा है बेटा? एडिशन।
देखो दोनों सेम डायरेक्शन में है, एडिशन हो रहा है। यहां पर CH3 वाला वेक्टर और Cl वाला वेक्टर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ट्रांस विल बी मोर पोलर। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट एप्लीकेशन लिखो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ या कंपैरिजन लिख लो इसको, कंपैरिजन ऑफ ऑर्थो मेटा एंड पैरा आइसोमर्स। ऑर्थो मेटा एंड पैरा आइसोमर्स। ऑर्थो मेटा पैरा भी आपको पता ही होंगे। ऑर्थो मेटा पैरा क्या होते हैं? ऑर्थो मेटा पैरा बेंजीन की पोजीशंस हैं। अगर 1 2 पोजीशन पर लगे हुए हैं तो इसे हम बोलते हैं बेटा ऑर्थो पोजीशन। अगर 1 3 पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं इसे हम बोलते हैं मेटा पोजीशन। और अगर 1 4 पोजीशन पे लगे हैं तो इसे हम बोलते हैं पैरा पोजीशन। ठीक है, इनका भी डाइपोल मोमेंट डिस्कस कर लेते हैं। 1 2 पोजीशन, 1 3 पोजीशन, 1 4 पोजीशन, ये कहलाते हैं ऑर्थो मेटा पैरा आइसोमर्स। बेंजीन पर 1 2 1 3 1 4 पोजीशन जो है ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशंस कहलाती हैं। ठीक है, अब बेंजीन तो ओवरऑल तो नॉन पोलर है, सिर्फ इन बॉन्ड्स के लिए देखना है। तो इन बॉन्ड्स के लिए ऐसे ड्रॉ कर लो, इसके लिए ऐसे ड्रॉ कर लो, इसके लिए ऐसे ड्रॉ कर लो। अब मुझे बताओ, यहां पर तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो इधर तो म्यू 0 हो गया, ये तो नॉन पोलर हो गया, पैरा वाला तो नॉन पोलर हो गया। इसको देखो, क्या ये कैंसिल हो रहे? दोनों कैंसिल नहीं हो रहे। म्यू रिजल्टेंट तो यहां पर दोनों जगह ही कैंसिल तो नहीं होगा, यानी कि ये दोनों होंगे तो पोलर। कैसे हो जाएंगे बेटा? पोलर। ठीक है, पर इनमें से ज्यादा पोलर कौन होगा? इन दोनों में से ज्यादा पोलर कौन होगा? तो बेटा इधर देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पर कुछ एंगल जो है वो 60 डिग्री के आसपास नजर आ रहा है, यहां पर जो एंगल है वो 120 डिग्री के आसपास नजर आ रहा है, और इधर तो 180 हो ही गया था, इधर तो 180 हो ही गया था। तो एंगल बढ़ता है तो रिजल्टेंट कम हो जाता है, एंगल बढ़ता है तो रिजल्टेंट कम हो जाता है। यानी कि अगर अपन कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा ऑर्थो, फिर उसके बाद मेटा, और फिर उसके बाद कौन आ जाएगा? पैरा। सबसे ज्यादा पोलर कौन हो जाएगा? ऑर्थो, फिर मेटा, और फिर पैरा। ऑर्थो मेटा पैरा। ठीक है, ऑर्थो मेटा और पैरा। ठीक है, इसमें एक होमवर्क दे दूंगा आपको, एक एग्जाम्पल इसका, एक होमवर्क में दे दूंगा इसका एग्जाम्पल, वो कर लेना। ठीक है, इसको नोट कर लो फटाफट से, ये तो नॉन पोलर हो ही गया। ओसी की याद आ गई आज? इसमें भी जरूरी नहीं है कि पैरा वाला ऑलवेज नॉन पोलर मिले, पैरा वाला पोलर भी मिल सकता है। ठीक है, वो सब कुछ डिपेंड करेगा किस पर? इन सब्सटीट्यूएंट्स पर, कि सब्सटीट्यूएंट्स कौन से लगे हुए हैं। ठीक है, एक लास्ट एप्लीकेशन और बची है बेटा, वो भी लिख लो। एक लास्ट एप्लीकेशन और बची है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर भी निकाल सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में अपन, किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल में कितने परसेंट आयनिक कैरेक्टर हैं ये हम पता लगा सकते हैं। ये हम पता लगा सकते हैं कैसे? एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको याद रखना है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू कैलकुलेटेड
इंटू 100, म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू कैलकुलेटेड इंटू 100, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। और अगर परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर निकालने हैं, किसी भी मॉलिक्यूल में कितने परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर हैं ये आपको पता लगाना है, तो आप 100 माइनस परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कर देना। तो आपके परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। इस पर एक एग्जांपल करवा देता हूं। जैसे कि सपोज अगर हम Cl की बॉन्ड लेंथ की बात करें, सपोज ये आपको दे रखी है, सपोज 1.25 एंगस्ट्रॉम HCl की बॉन्ड लेंथ, देन फाइंड द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन HCl, आपको ये दे रखी है। ठीक है, और इसका जो एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट है वो दे रखा है, कितना ले लें अपन, 1.02 ले लेते हैं, 1.02 डिबाई ले लेते हैं। ठीक है, तो ये म्यू ऑब्जर्व क्या है, जो एक्सपेरिमेंटली आपने कैलकुलेट करके निकाला है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट, है ना। ये आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगी, जैसे कि म्यू ऑब्जर्व आपको दे रखा 1.02 डिबाई। ठीक है, तो इसको फॉर्मूला में रख दो। म्यू कैलकुलेटेड क्या है, म्यू कैलकुलेटेड वही अपना जो म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी से अपन निकालते थे ना, ये होता है म्यू कैलकुलेटेड। ठीक है, ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं गया है, बस अपने को आइडिया होना चाहिए, इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूं बस। ठीक है, तो देखो अपना फॉर्मूला क्या है, अपने को म्यू कैलकुलेटेड निकालना है। पहले तो म्यू कैलकुलेटेड कैसे निकालते, क्यू इंटू डी से। डी का वैल्यू दे रखा है क्या, डी का वैल्यू दे रखा है, पर एंगस्ट्रॉम में दे रखा है। और यहां जो अपन क्यू निकालेंगे बेटा, वो निकालेंगे ईएसयू सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ईएसयू सेंटीमीटर में अगर इसको निकालना है 1.25, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 10⁻⁻8 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, 10⁻⁻8 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, 10⁻⁻8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये आ गया अपना सेंटीमीटर में, यानी कि डी आ गया अपना सेंटीमीटर में। क्यू इंटू डी में जो डी है, क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 4.8 इंटू 10⁻⁻10। ये ईएसयू में चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर, कूलम में कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और ईएसयू में कितना होता है 4.8 इंटू 10⁻10। हाँ यशिका, यंशिका, ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे इसमें कैलकुलेशन है, इसका मतलब ये इनऑर्गेनिक नहीं है। हाँ, तो ये इनऑर्गेनिक में कभी पूछा भी नहीं गया सवाल। ठीक है, अब बेटा Q इंटू डी से आप निकाल लेना म्यू कैलकुलेटेड, यानी कि ये वाली वैल्यू ऊपर रख देना, जो गिवन वैल्यू है वो इंटू 100 कर देना, है ना। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर देखो कैसे निकालोगे, 1.02। अब ये आपको डिबाई में दे रखा है और आपने ये ईएसयू सेंटीमीटर में निकाला है। अब ईएसयू सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं अपन, 10⁻⁻18 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 डिवाइड इज इक्वल टू 10⁻⁻18 ईएसयू सेंटीमीटर, तो ये अपन ने उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको डिवाइड कर दो आप किससे, ये रही अपनी Q और D की वैल्यू, तो 1.25 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 4.8 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 100, या आपके बेटा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आ जाएंगे। कैलकुलेटर निकाल लो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना, तुम्हारे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आ जाएंगे। ठीक है, पर
अपने से देखो आज तक नीट में क्वेश्चन नहीं पूछा गया, पूछा भी नहीं जाएगा, मेरा तो यही मानना है। बट फिर भी एक क्वेश्चन अपने को किया हुआ होना चाहिए ताकि अपने को आइडिया रहे हल्का फुल्का। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा डाइपोल मोमेंट समाप्त। चलो अब एक क्वेश्चन करके बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर एज वेल एज प्लेनर। बताओ फटाफट से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर एज वेल एज प्लेनर। बताओ, अब दो तीन क्वेश्चन कर दो फटाफट से, डाइपोल मोमेंट पे कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, है ना, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। फटाफट से बताओ आंसर, इनमें से कौन पोलर भी है और प्लेनर भी है। एक बोल रहा है कि सर आप चॉकलेट बॉय जैसे दिखते हो। अबे ऐसा क्या दिख गया भाई मुझ में? भाई ज्यादा चॉकलेट तो नहीं पसंद ना तुझे, मुझे दिक्कत हो जाए। सर हम अच्छे हैं ना, प्लीज बताओ। हाँ बेटा तुम सब बहुत अच्छे हो। ये मंजय नाम का जो भी है, ये हमेशा गलत आंसर देता है और हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ देता है। देखो कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, पर ओवर कॉन्फिडेंस होना ये तो सही नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस ने अच्छे अच्छों की ली है, वो तुम्हारी भी ले लेगा कभी एग्जाम में। अबे ओवर कॉन्फिडेंस में आके आंसर मत लगाया करो गधों। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, कौन पोलर है एज वेल एज प्लेनर है। बेवकूफो, इधर देखो, ये प्लेनर, सबसे पहले तो ये देख लो इनमें से प्लेनर कौन कौन है। ये है आपका स्क्वायर प्लेनर sp3d2 के साथ, ये है आपका ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, ये है आपका बेंट टी, और ये भी प्लेनर होता है, ये आपको मैंने बताया था कि बेंट टी प्लेनर होता है। और ये है CCl4, ये टेट्राहेड्रल है। तो टेट्राहेड्रल तो प्लेनर होता नहीं है, तो इसका मतलब ये आंसर तो हमारा नहीं हो सकता। आंसर या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा। अब ये भी तो पूछ रहा है कि पोलर कौन है इनमें से, गधों, अभी तो बताया था पोलर नॉन पोलर का। ये तीनों एग्जाम्पल अभी अभी करवाएं। ये कैसा हो जाएगा, पोलर के नॉन पोलर, दो लोन पेयर प्रेजेंट है जिनॉन पे, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, नॉन पोलर। BCl3 जीरो लोन पेयर, नॉन पोलर। ClF3 दो लोन पेयर, दो लोन पेयर है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, पोलर है। तो जो प्लेनर भी है और पोलर भी है वो है 3। मंजय बोल रहा था, ए फॉर डॉक्टर मंजय। लो डॉक्टर मंजय, बन गए डॉक्टर। बन गए बेटा। घर पे हेडफोन लगा के डॉक्टर डॉक्टर खेलना अलग चीज होती है, और नीट क्लियर करके डॉक्टर बनना वो अलग चीज होती है। ठीक है, बहुत डिफरेंस होता है इसमें, है ना। चलो एक और क्वेश्चन करके बताओ ऐसा, एक क्वेश्चन और करके बता दो ऐसा।
Which of the following is non-planar as well as non-polar? इनमें से कौन नॉन प्लेनर और नॉन पोलर है? इनमें से कौन नॉन प्लेनर एज वेल एज नॉन पोलर होगा? हाँ, चलो ये बताओ, बताओ नॉन प्लेनर एज वेल एज नॉन पोलर। बताओ, अभी अभी किए हैं बेटा ये सारे एग्जाम्पल अपन ने, बताओ। हो गया, हो गया। अब देखो, इसमें आपको बताना है कि नॉन प्लेनर भी होना चाहिए और नॉन पोलर भी होना चाहिए। ठीक है, तो देख लो इसमें से सबसे पहले तो कौन प्लेनर है। ये है आपका स्क्वायर पिरामिडल, मतलब नॉन प्लेनर है। ये है आपका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, मतलब ये भी नॉन प्लेनर है। XGF4 भी कैसा है बेटा, स्क्वायर पिरामिडल, तो ये भी नॉन प्लेनर है। और PF3 है आपका ट्राइगोनल पिरामिडल, ये भी मतलब नॉन प्लेनर तो सारे ही है। अब इनमें से देख लो नॉन पोलर कौन है। तो बेटा इसमें एक लोन पेयर है फास्फोरस पे, यानी कि ये तो देखते ही अपन ने लगा दिया कि ये तो पोलर है, ये तो देखते लगा दिया पोलर है। XgOF4 एक लोन पेयर है, ये भी देखते ही लगा दिया पोलर है। PCl3F2 अभी अभी अपन ने स्ट्रक्चर बना के देखा था, कैसा आया था, ये नॉन पोलर आया था। और BrF5 में भी एक लोन पेयर है, ये तो देखते ही लगा दिया हमने पोलर। PCl3F2 अपन ने अभी बनाया था ना बेटा, ऐसे दो F ऐसे लगाए थे, Cl 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 ऐसे लगाए थे, तीन इक्वल वेक्टर 120 पर कैंसिल, दो इक्वल वेक्टर 180 पर कैंसिल, इसका म्यू रिजल्टेंट आ गया था 0। इसका म्यू रिजल्टेंट कैसा आ गया था, 0। आंसर आ जाएगा सेकंड, आंसर आ जाएगा सेकंड। तो बेटा इसको देखकर मुझे एक शायरी याद आती है तुम्हारे लिए, और वो शायरी क्या है, वही वाली कि कॉन्फिडेंस में रहना अच्छी बात है, पर ओवर कॉन्फिडेंस में रहना ये तो सही नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस ने अच्छे अच्छों की ली है, इसलिए नो ओवर कॉन्फिडेंस। शुभ रात्रि, मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्रैक्टिस करते रहना क्वेश्चंस की इसी तरीके से। बाय बाय।